विश्व इतिहास की झलक। इस पुस्तक के साथ आइए आज चलते हैं जापान और कोरिया की यात्रा पर। शीर्षक है चोसेन और दाई निप्पॉन। लिखने की तिथि है 8 मई सन 1932। जो जो हमारी दुनिया की कहानी आगे बढ़ती जाएगी, नए नए देश हमारी निगाह में आते जाएंगे। इसलिए हमें कोरिया और जापान पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए, जो चीन के नज़दीकी पड़ोसी हैं और बहुत सी बातों में चीनी सभ्यता की संतानें हैं। ये देश एशिया के बिल्कुल सिरे पर सुदूर पूर्व में हैं और इनके पार प्रशांत महासागर फैला हुआ है। कुछ दिनों पहले तक अमेरिका महाद्वीप से इनका कोई संपर्क नहीं था। इनका संपर्क सिर्फ एशिया के महान राष्ट्र चीन से ही था। उन्होंने चीन से या चीन के द्वारा ही धर्म, कला और सभ्यता हासिल की। कोरिया और जापान को चीन की बहुत बड़ी देन है और कुछ हद तक भारत के वो देनदार हैं। लेकिन उन्होंने भारत से जो कुछ पाया वो चीन के द्वारा ही पाया और चीनी भावनाओं में रंगा हुआ भी। कोरिया और जापान दोनों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एशिया में या और जगह होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं से इनका कोई संबंध नहीं रहा। घटनाओं के केंद्र से ये दूर थे। कुछ हद तक दोनों, खासकर जापान, खुशकिस्मत थे। इसलिए मौजूदा ज़माने से पहले तक इनके इतिहास की हम बिना किसी कठिनाई की उपेक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से एशिया के बाकी हिस्से की घटनाओं को समझने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम इन्हें बिल्कुल ही छोड़ दें। जिस तरह कि हमने मलेशिया और पूर्वी टापुओं के पुराने इतिहास को नहीं छोड़ा। बेचारा छोटा सा देश कोरिया आज बिल्कुल भुला दिया गया है। जापान ने इसे हड़प लिया है, अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया है। लेकिन कोरिया आज़ादी के लिए लड़ रहा है, स्वाधीनता के लिए छटपटा रहा है। आजकल जापान की बहुत चर्चा है और चीन पर उसके हमलों के समाचारों से अखबार भरे रहते हैं। इस वक्त भी जब मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, मंचूरिया में एक तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम कोरिया और जापान का कुछ पिछला इतिहास जान लें तो अच्छा होगा। इससे हमें हाल की बातें समझने में मदद मिलेगी। पहली बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये दोनों देश लंबे समय तक दुनिया से अलग थलग रहे हैं। वास्तव में जापान का सबसे अलग थलग रहना और हमलों से बरी रहना उसके इतिहास की एक खास बात है। इसके सारे इतिहास में इस पर हमला करने की बहुत कम कोशिशें हुई और एक भी कामयाब नहीं हुई। अभी तक इनकी सारी परेशानियां अंदरूनी झगड़ों के कारण हैं। कुछ दिनों के लिए तो जापान ने अपने आप को सारी दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया था। किसी जापानी का देश से बाहर जाना या किसी विदेशी का, यहाँ तक कि चीनी का भी जापान में पैर रखना बहुत मुश्किल बात थी। ये रोक इसलिए लगाई गई थी कि जापानी लोग अपने को यूरोप के विदेशियों से और ईसाई प्रचारकों से बचाना चाहते थे। ये एक खतरनाक और बेवकूफ़ी भरा काम था, क्योंकि इसका अर्थ था सारी कौम को कैद खाने में बंद कर देना। लेकिन फिर जापान ने एकदम से दरवाजे खिड़कियां खोल दी। यूरोप जो कुछ सिखा सकता था वो सब सीखने के लिए वो बाहर दौड़ पड़ा और उसने सब अच्छी तरह सीखा। 1 या 2 पीढ़ी में ही वो यूरोपीय देश के समान बन गया और उसकी बुरी आदतों की भी उसने नकल कर ली। ये बातें पिछले 70-80 सालों में हुई हैं। कोरिया का इतिहास चीन के इतिहास के बहुत बाद में शुरू होता है और जापान का कोरिया से भी बहुत दिनों बाद। मैंने तुम्हें पिछले साल लिखे एक पत्र में बताया था कि त्से नामक एक निर्वासित चीनी ने, जिसे चीन में राजवंश का बदल जाना पसंद नहीं आया था, अपने 5000 साथियों के साथ पूर्व की तरफ कूच कर गया। वो कोरिया में जा बसा और इस देश का नाम उसने चोसेन यानी सुबह की शांति का देश रख दिया। ये ईसा पूर्व 1122 की बात है कि त्से ने अपनी चीनी कला और कारीगरी, खेती के तरीके और रेशम बनाने का सुंदर हुनर अपने साथ रखा। 900 से भी अधिक वर्षों तक त्से के वंशज चोसेन पे राज करते रहे। चीन से निकले हुए लोग समय समय पर चोसेन में बसने के लिए आते रहे। चीन के साथ इनका संपर्क बना रहा। जब शी होंगती चीन का सम्राट बना तब चीनियों का एक बड़ा जत्था कोरिया आया। तुम्हें इस चीनी सम्राट का नाम याद होगा। वो अशोक का समकालीन था। ये वही व्यक्ति था जिसने प्रथम सम्राट की उपाधि धारण की थी और सब पुराने ग्रंथ जलवा दिए थे। शी होंगती के अत्याचारी तरीकों से तंग आकर बहुत से चीनियों ने
कोरिया में आश्रय लिया और कीत्से के कमज़ोर वंशजों को मार भगाया। इसके बाद चौसेन कई छोटे राज्यों में बट गया और 800 वर्षों तक यही हालत बनी रही। ये राज्य अक्सर आपस में लड़ा करते थे। एक दफ़ा इन राज्यों ने चीन से मदद मांगी थी। इस तरह की मदद मांगना खतरनाक हुआ। मदद आई ज़रूर, लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। ताकतवर मुल्कों का यही ढंग होता है। चीन वहाँ डट गया और उसने चौसेन के कुछ हिस्से को अपने साम्राज्य में मिला लिया। चौसेन का बाकी का हिस्सा कई 100 वर्षों तक चीन के तांग सम्राटों की प्रभुता कबूल करता रहा। 935 ईस्वी में चौसेन एक स्वाधीन संयुक्त राज्य बन गया। इस संयुक्त राज्य की स्थापना में सफल होने वाला व्यक्ति वांग क्यान था। इसके उत्तराधिकारियों ने 450 वर्ष तक इस राज्य पर शासन किया। मैंने 2-3 पैरों में तुम्हें इतिहास के 2000 वर्षों को पार करा दिया है। याद रखने वाली बात यह है, कोरिया को चीन की बहुत बड़ी देन है। लिखने की कला यहाँ चीन से आई। 1000 साल तक कोरिया वाले चीनी लिपि में लिखते रहे। तुम जानती हो, चीन की लिपि में अक्षर नहीं बल्कि विचारों, शब्दों और पदों के चिन्ह होते हैं। इसके बाद कोरिया वालों ने इस लिपि से खास लिपि निकाली जो उनकी भाषा के लिए ज़्यादा उपयुक्त थी। बौद्ध धर्म चीन होकर यहाँ आया और कन्फ्यूशियस की दार्शनिक विचारधारा चीन से आई। भारतीय कला का प्रभाव चीन होकर कोरिया और जापान तक पहुँचा। कोरिया में कला की, खासकर मूर्ति कला की सुंदर कृतियाँ हैं। इनकी इमारतें बनाने की कला चीनियों से मिलती जुलती है। जहाज़ बनाने के काम में बहुत तरक्की हुई, यहाँ तक कि एक बार कोरिया वालों के पास एक शक्तिशाली जल सेना हो गई जिससे उन्होंने जापान पर हमला कर दिया। शायद मौजूदा जापानियों के पुरखे कोरिया या चौसेन से आए थे। संभव है इनमें से कुछ लोग दक्षिण यानी मलेशिया से आए हों। तुम जानती हो, जापानी लोग मंगोली नस्ल के हैं। जापान में अब भी कुछ लोग हैं जिन्हें आइनस कहते हैं, जो जापान के आदिम निवासी समझे जाते हैं। ये लोग गोरे हैं, इनके शरीर पर बाल ज़्यादा होते हैं। ये साधारण जापानियों से बिल्कुल अलग हैं। ये आइनस लोग टापू के उत्तरी हिस्से में धकेल दिए गए हैं। हम देखते हैं 200 ईस्वी के आसपास जिंगो नाम की एक साम्राज्ञी यमातो राज्य की शासक थी। यमातो जापान का या उसके उस हिस्से का असली नाम है जहां ये प्रवासी आकर बसे हैं। इस रानी का जिंगो नाम याद रखने की चीज़ है। जापान में एक सबसे पहले शासक का ये नाम होना अनोखा संयोग है। अंग्रेजी भाषा में जिंगो शब्द का खास अर्थ हो गया है। इसका अर्थ है डींग मारने वाला या शेखी बघारने वाला साम्राज्यवादी। इसे सिर्फ साम्राज्यवादी भी कह सकते हैं क्योंकि हर एक साम्राज्यवादी थोड़ा बहुत डींगी और शेखीबाज होता है। जापान भी आज साम्राज्यवाद या जिंगोवाद के इस रोग में फंसा हुआ है और हाल ही में इसने चीन और कोरिया के साथ बुरा बर्ताव किया है। इसलिए जापान के पहले ऐतिहासिक राजा का नाम जिंगो होना अनोखी बात है। यमातो ने कोरिया के साथ गहरा संबंध बनाए रखा और कोरिया के द्वारा ही यमातो में चीनी सभ्यता पहुंच गई। चीन की भाषा और लिपि भी 400 ईस्वी के करीब कोरिया होकर वहां पहुंची और इस तरह बौद्ध धर्म भी कोरिया से यहाँ आया। 552 ईस्वी में पाकचे, जो कोरिया के 3 राज्यों में से एक राज्य है, वहाँ के राजा ने यमातो के राजा के पास बुद्ध की एक सोने की मूर्ति और कुछ धर्म ग्रंथ के साथ बौद्ध प्रचारक भेजे। जापान का पुराना मजहब शिंतो था। शिंतो चीनी शब्द है, इसका अर्थ है देवताओं का मार्ग। ये मजहब प्रकृति पूजा और पुरखों की पूजा का मेल था। ये परलोक का या रहस्यों और समस्याओं के बातों से दूर था। ये शांति की जाति का मजहब था। जापानी लोग चीनियों के इतने नज़दीक और अपनी सभ्यता के लिए चीन के इतने देनदार होते हुए भी चीनियों से बिल्कुल अलग हैं। चीनी सभ्यता का जीवन दर्शन शांतिमय है। इसके खिलाफ जापानी एक लड़ाकू कौम है और आज भी है। वहाँ सिपाही का असली गुण ये माना जाता है कि वो अपने नेता और साथियों के प्रति वफादार हो। जापानी लोगों में ये गुण रहा भी है और जापान के बल का यही कारण भी है। शिंतो इसी गुण पर जोर देता है, देवताओं का सम्मान करो, उनके वंशजों के प्रति वफादार रहो। लेकिन क्या ये गुण है? साथ ही या किसी उद्देश्य के प्रति वफादार होना गुण है, लेकिन शिंतो या दूसरे मजहबों में अक्सर लोगों ने वफादारी का बेजा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, जिससे उन पर शासन करने वाले एक ख़ास गिरोह के लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। जापान में और रोम में यही सिखाया जाता है कि सत्ता की पूजा करो। नया बौद्ध धर्म जब जापान पहुंचा तो शिंतो से टक्कर हुई। दोनों साथ साथ रहने लगे और आज तक साथ रह रहे हैं।
शिंतो अब भी बौद्ध धर्म से ज़्यादा लोकप्रिय है और शासक वर्ग इसे प्रोत्साहित करता रहता है क्योंकि वो वफादारी और फर्माबरदारी सिखाता है। बौद्ध धर्म इससे कुछ खतरनाक है क्योंकि उसका संस्थापक खुद विद्रोही था। जापान की कला का इतिहास बौद्ध धर्म के साथ शुरू होता है। तभी जापान या यामातो ने चीन के साथ सीधे संपर्क बढ़ाना शुरू किया था। जापान से चीन को बराबर राजदूत मंडल जाते रहते थे, खासकर तांग काल में, जबकि चीन की राजधानी सियानफू सारे पूर्वी एशिया में मशहूर थी। जापानियों यानी यामातो वालों ने एक नई राजधानी नारा के नाम से कायम की। इसे सियानफू की हूबहू नकल बनाने का प्रयास किया। सारे जापानी इतिहास में हम बड़े बड़े परिवारों को हमेशा एक दूसरे का विरोध करते पाते हैं। इन परिवारों में पुरानी कुल भावना जमी हुई थी, इसलिए जापान का इतिहास परिवारों की आपसी होड़ की कहानी है। उनका सम्राट मिकादो सर्वशक्तिमान, निरंकुश, आधा दैवीय और सूर्य का वंशज माना जाता है। शिंतो ने और पुरखों की पूजा ने जनता से सम्राट की निरंकुशता कबूल कराने में बहुत मदद की। लेकिन जापान में सम्राट खुद बहुत करके कठपुतली की तरह रहा है। उसके हाथ में कोई ताकत नहीं रही है। सारी शक्ति, सत्ता किसी बड़े परिवार या कुल के हाथ में रही है जो राजाओं के विधाता थे। जापान के इतिहास में जो सबसे बड़ा परिवार जिसने सबसे पहले सत्ता की बागडोर सीधे संभाली वो था सोगा परिवार। जब इन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तब से वो सरकारी और दरबारी धर्म बन गया था। इस परिवार का नेता शोतोकू ताइशी जापानी इतिहास का महान व्यक्ति हुआ है। वो एक बौद्ध और प्रतिभाशाली कलाकार था। चीन के कन्फ्यूशियस ग्रंथों से इसने अपने विचार लिए और ऐसी सरकार बनाने की कोशिश की जिसकी बुनियाद सिर्फ बल पर नहीं बल्कि नैतिकता पर भी थी। जापान में सम्राट अपने लच्छेदार उपाधि के बावजूद किसी बड़े कुल का सरदार होता था। शोतोकू ताइशी ने इस हालत को बदलने के लिए और केंद्रीय सरकार को मजबूत करने के लिए कुछ प्रयास किए। उसके प्रयासों ने कुलीन सरदारों और अमीरों को सम्राट का मातहती बना दिया। ये 600 ईस्वी के लगभग की बात है, लेकिन शोतोकू ताइशी की मृत्यु के बाद सोगा परिवार हटा दिया गया। थोड़े दिन बाद एक दूसरा व्यक्ति जो जापानी इतिहास में बहुत मशहूर हुआ सामने आया। इसका नाम था ताकातोमी नो कामातोरी। इसने शासन व्यवस्था में हर तरह के परिवर्तन किए। बहुत से तौर तरीके चीन के वैसे ही अपना लिए, लेकिन उसने चीन की निराली बात यानी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करने की परीक्षा प्रणाली की नकल नहीं की। सम्राट की हैसियत अब कुल के सरदार से बहुत ऊंची हो गई थी। केंद्रीय सरकार मजबूत हो गई थी। इसी काल में नारा राजधानी बनी, लेकिन ये राजधानी थोड़े ही दिन रही। 794 ईस्वी में क्योतो राजधानी बनी और करीब 1100 वर्ष तक रही, लेकिन कुछ ही वर्ष हुए टोक्यो ने उसकी जगह ले ली है। टोक्यो एक बहुत बड़ा आधुनिक शहर है, लेकिन वो क्योतो है जो हमें जापान की आत्मा से परिचित कराती है। उसके पास 1000 साल की यादें हैं। ताकातोमी नो कामातोरी फुजीवारा वंश का संस्थापक हुआ। इस वंश ने आगे चलकर जापानी इतिहास में बहुत बड़ा भाग लिया। इस वंश के लोगों ने 200 सालों तक राज किया। उसने सम्राट को अपने हाथ की कठपुतली बनाए रखा। बहुत बार अपने कुल की लड़कियों से शादी करने के लिए मजबूर किया। इन्हें दूसरे परिवार के योग्य आदमियों का इतना डर होता था कि वो जबरदस्ती उन्हें मठों में दाखिल करा देते। जब राजधानी नारा थी तब चीन के सम्राट ने जापानी शासक के पास एक संदेश भेजा और उसमें उसे ताई निपुंको यानी महान सूर्योदय राज्य का सम्राट कहकर संबोधित किया गया था। जापानियों को ये नाम बहुत पसंद आया। यामातो के मुकाबले ये शानदार था, इसलिए ये लोग अपने देश को दाई निप्पॉन यानी सूर्योदय का देश कहने लगे और अब तक उनके देश का उनके लिए वही नाम है। जापान शब्द निप्पॉन से अजीब तरीके से बिगड़कर बना। 600 साल बाद एक महान इतालवी यात्री मार्को पोलो चीन गया। वो जापान नहीं गया, लेकिन उसने अपनी यात्रा में जापान का हाल लिखा। इसने चीन में निपुंको का नाम सुना। अपनी पुस्तक में इसे चिम्पांगो लिखा और इसी से जापान का शब्द निकला है। क्या मैंने तुम्हें बताया है कि हमारा देश इंडिया या हिंदुस्तान क्यों कहलाता है? ये दोनों नाम इंदु ये सिंध नदी से निकले हैं। सिंध से यूनानी लोगों ने हमारे देश को इंदो कहा और इसी से इंडिया बना। सिंधु से ही ईरानियों ने हिंदू शब्द बनाया और उसी से हिंदुस्तान बना।